ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। देखिए 2024 के चुनाव को लेकर अभी से ही मुद्दों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने का दावा कर दिया है। कल टेनी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ठाकुरनगर में आए थे। यहाँ उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीएए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है, कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। अगले साल मार्च तक सीएए का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा दिया, 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को सीएए अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। जब हमारी तो मार्च 2024 तक की डेडलाइन अजय मिश्र टेनी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीएए को लेकर काफी बवाल इस देश में पहले हो चुका है। एक बार फिर से अजय मिश्र टेनी कह रहे हैं कि इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है और बहुत जल्दी जो मसौदा है वो पूरे देश के सामने आ सकता है। समीर जी, कितना बड़ा दाव 2024 के लिहाज से हो सकता है अगर अजय मिश्र टेनी जो कह रहे हैं वो संभव हुआ तो? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 से सीएए के ऊपर काम कर रहे थे और सरकार की कोशिश थी कि समय के 2024 के पहले इसको लेके आ जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कोरोना के कारण इसमें थोड़ी धीमी गति पड़ गई थी जिसके कारण यह डिले हो गया है। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक बड़ा एजेंडा है सीएए को लागू करने का और यह 2024 के पहले सरकार इसे लेके आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब पार्लियामेंट का सेशन अभी दिसंबर में हो रहा है, उसके बाद अब चुनाव है लोकसभा चुनाव के, उसके बाद एक बजट सत्र जरूर आएगा। तो क्या बजट सत्र में सरकार उसको लेके आएगी, इस बात की भी संभावना है। लेकिन बजट सत्र जो रहेगा वो पूर्णकालीन सत्र रहेगा नहीं पार्लियामेंट का, क्योंकि उस समय हो सकता चुनाव की तारीखों का घोषणा हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार सीएए के ऊपर आगे बढ़ने का तय कर लिया है। अगर 2024 के पहले नहीं आया तो ये तय है कि उसके पहले इसका पूरा ड्राफ्ट, इसका पूरा सरकार तैयारी कर लेगी और नई सरकार के आते ही सीएए लागू हो जाएगा। सीए को लेकर जितना बवाल हर्षवर्धन जी इस देश में हुआ, सीए एनआरसी को लेकर जिस तरीके के प्रदर्शन हुए, माहौल खराब हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुए, दंगे हुए, 24 से पहले अगर इसकी सुगबुगाहट तेज हो रही है तो क्या माना जाए चुनाव से पहले माहौल एकदम टाइट रहेगा इसको लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी देश में उस देश के जो नागरिक हैं और जो दूसरे देश से अगर लोग आएंगे तो उनकी पहचान तो होनी चाहिए। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि ये सरकार क्यों इतनी देर कर गई। हल्ला हंगामा विरोध किसी विषय पर हो सकता है, उनसे बातचीत करके उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन किसी भी देश में बाहर के नागरिक अगर आएंगे उनको नागरिकता देने का क्या प्रावधान होगा ये भी स्पष्ट होना चाहिए और कड़ाई से लागू होना चाहिए। देश के नागरिक कौन है, जिसको हम सिटीजन रजिस्टर कहते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिस एनआरसी की बात होती है। मेरा तो ये मानना है कि इस सरकार को एनआरसी और सीए लाने में अब देर हुई है। अगर उतने समय तक ले आते हैं तो एक बड़ा वर्ग है जिसको ये उम्मीद थी, उनको लगेगा कि हां सरकार उस एजेंडे पर आगे बढ़ रही है जो कहकर वो सत्ता में आई थी। हर किसी को यह भरोसा था कि सरकार निश्चित तौर पर ऐसा कानून लाएगी ही लाएगी। इसका इंपैक्ट 24 के चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा कोई जिसको कहते हैं कि कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाएगी तो उन लोगों का भरोसा और मजबूत होगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। जिस तरीके से विरोध राहुल जी सीए को लेकर हुआ था और जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे, क्या उन क्लॉजेस पर वर्क किया जाएगा? क्या मॉडिफाई किया जा सकता है इस पूरे सीए और एनआरसी को लेकर, और तब सरकार ठोक बजाकर ये देखकर कि शांति भंग ना हो जाए, कोई एक वर्ग नाराज ना हो जाए, तब इसे लागू किया जाएगा? देखिए, सरकार की कोशिश तो ये होगी। देखिए, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप असम देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट के सारे इलाके देख लीजिए, जिस तरह से म्यांमार और जिस तरह से बांग्लादेश से लोग जो हैं वो लगातार घुसते हैं देश में। क्या ये सही है? क्या ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कौन हैं और हमारे देश में जो नागरिक हैं वो कौन हैं? इस बारे में स्पष्टता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए सीए जैसे कानून बहुत इम्पॉर्टेंट कानून है। अगर हम इसका दूसरी तरफ देखें, हम यूरोप की तरफ देखें, यूरोप में जिस तरह से
जो है बहुत सारे शरणार्थी और बहुत सारे लोग जो हैं समुद्र के रास्ते दिखाई देते हैं कि वो आ रहे हैं, शोर्स पे गिर जा रहे हैं। किस तरह की मुसीबत पूरे यूरोप को झेलनी पड़ रही है, ये हमारे सामने है। क्या हम देश में ऐसी स्थिति चाहते हैं? रोहिंग्यास को ले लें या बाकी सब अभी भी जो म्यांमार में इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से लोग जो हैं वो घुस के आ रहे हैं, क्या वो सही है? तो ये हमारे को देखना पड़ेगा। हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये स्पष्ट करें और ये पहचान करें कि हमारे नागरिक, हमारे देश के नागरिक कौन हैं और जो बाहर से हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं वो कौन है। क्योंकि देखिए, अगर ये स्पष्टता नहीं होगी तो जो रिसोर्सेज हमारे नागरिकों के लिए हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जाएंगे और नागरिकों को अपनी तरफ से मुश्किल होगी। ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो देश का नागरिक है वो कहीं इस सारे प्रोसेस में उसको जो है वो बाहर का आदमी या फिर बाहर से आया हुआ आदमी घोषित कर दिया जाए। और इसी सरकार ने ये कोशिश की है, जैसे कि खुद मंत्री भी बोल रहे थे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें संशोधन इस तरह से या चेंजेस इस तरह से किए जाएं ताकि जो है ऐसा जो प्रॉब्लम्स पहले आई थी वो ना आए। मेरा इसमें कहना है कि अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो नेबरिंग कंट्रीज है, इससे अगर कोई वहाँ से हिंदू प्रताड़ित है, वहाँ पर कोई सिख प्रताड़ित है, कोई दूसरा कम्युनिटी प्रताड़ित है, अगर वो भारत वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें देश की नागरिकता मिलना चाहिए। और सरकार इसीलिए ये लेके आ रही है कि भारत में अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो हिंदू वहाँ से प्रताड़ित होकर देश में आते हैं तो उन्हें इस देश का नागरिक बनाया जाए। नहीं, और कमाल की बात ये भी है ना भाई कि ये बार बार कहा जाता है मुसलमानों का इससे लेना देना कैसे हो सकता है, खास करके देश के मुसलमानों का। और ये बड़ा स्वाभाविक है, हम क्यों उन देशों के जो एक तरह से कहें कि वो हिंदू मुसलमान के आधार पर देश बटा, वहां से भी बट के बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान का हालात हम जानते हैं, वहां के मुस्लिम को हम किसी ऐसे स्पेशल चैनल से क्यों नागरिकता देंगे भारत की? जाहिर है जो वहां शोषित है अल्पसंख्यक उसको ही हम नागरिकता देंगे, बाकी दूसरा वाला चैनल तो खुला ही है, उसके आधार पर लोगों को नागरिकता भी मिलती है, चाहे वो पाकिस्तानी मुसलमान हो या दुनिया के दूसरे किसी हिस्से। अजय मिश्र टेनी के इस बयान के बाद जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमारे देश के मुसलमानों को क्या दिक्कत हो सकती है, एक नैरेटिव तो गढ़ने की कोशिश की गई थी ना हर्षवर्धन जी, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई थी कि आप रह रहे हैं इतने सालों से, आपको अपने देश से निकाल दिया जाएगा, आपसे कागज मांगे जाएंगे, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस नैरेटिव से कैसे बचा जाएगा? देखिए, उसमें सबसे बड़ा बेईमानी का और फ्रॉड का काम इस देश के एक तथाकथित इंटेलेक्चुअल वर्ग ने किया, जो जेएनयू से लेकर और जगह जगह गाना गाने लगा कि कागज नहीं दिखाएंगे। अरे भाई, क्यों नहीं दिखाओगे? किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कानून काम करता है और कानून आपकी पहचान करता है, जो सरकार द्वारा प्रमाणित आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज होते हैं। और जब इस तरह के नारे लगने लगते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वहां तथ्य नहीं है उनके साथ। सरकार को और ज्यादा सफाई के साथ, स्पष्टता के साथ आना चाहिए और निश्चित तौर पर इसे लागू करना चाहिए। मैं तो कहता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ एनआरसी पर भी सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने, जब बहस चल रही थी मणिपुर पर, वो बहस हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पर थी, लेकिन बहुत विस्तार से अमित शाह ने जवाब दिया। उसमें बहुत गंभीरता से बताया गया कि जो सीमावर्ती देश है, यानी जो म्यांमार है, वहां से लोग घुसकर आते हैं, तो हमारा जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है वो क्यों नहीं होना चाहिए? और दुनिया का हर देश अपने नागरिक की पहचान करता है, दूसरे देश का कोई व्यक्ति अगर यहां नागरिकता लेना चाहता है उसके लिए नियम कानून बनाता है। अरे भाई, वीजा के लिए नियम बनता है। जो लोग अमेरिका जाने के लिए कतार में खड़े रहते हैं और कहते हैं 365 दिन बाद नंबर आएगा, वो बता रहे हैं कि हम यहां कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे लगता है ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये देश के हर कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश होती है, इस पर भी कार्रवाई बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो बात अभी मेरे सहयोगी भी कह रहे थे कि अगर कोई हिंदू या सिख किसी भी देश में प्रताड़ित है, वो उसको कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें आ रही हैं, तो वो किस देश की ओर देखे? वो भारत की तरफ नहीं देखेगा, किस देश की तरफ देखेगा? अगर ज्यूज़ को अगर कोई देश दिखाई देता है तो वो इजराइल दिखाई देता है। तो ऐसे में कोई भी सिख, कोई भी हिंदू अगर कहीं पे प्रताड़ित है तो उसे एक ही देश दिखाई देता है, वो है हिंदुस्तान। बिल्कुल, देखिए, और इसी के लिए इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। अब ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस वक्त पंजाब सरकार का एक कदम भी चर्चाओं में है। पंजाब सरकार आज श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं को तोहफा दे रही है। पंजाब में आज से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहेंगे।
धुरी विधानसभा से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। धुरी पंजाब की सीएम भगवंत मान की विधानसभा है। 6 नवंबर को पंजाब की कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। ट्रेन और बस से इस योजना में श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल तक ले जाया जाएगा। श्री हजूर साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। 13 सप्ताह तक ये तीर्थ यात्रा योजना चलेगी। करीब 50,000 श्रद्धालु 3 तीर्थ स्थानों के दर्शन कर पाएंगे। सरकार की ओर से योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्री हजूर साहिब, श्री पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और अजमेर शरीफ की रेलगाड़ी के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी और इसी तरह अमृतसर साहिब, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब, माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला देवी, नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर बालाजी धाम और खाटू श्याम धाम की यात्रा भी बसों के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो इस योजना का कितना लाभ भगवंत मान सरकार को मिल पाएगा या आम आदमी पार्टी को मिल पाएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये योजना राहुल जी पहले से ही दिल्ली में केजरीवाल ने चलाकर रखी है और इस योजना का विस्तार वो पंजाब में करने जा रहे हैं। 24 के लिहाज से क्या इंपैक्ट इसका पड़ेगा? देखिए, अगर यही काम जो है बीजेपी सरकार ने किया होता तो ये बात होती कि वो हिंदू का तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं की वो कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार जिस तरह से कर रही है या फिर पंजाब सरकार ये कर रही है, तो उस वक्त क्या बात होनी चाहिए? देखिए, सारी पार्टियां इस वक्त, जैसे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी ये अभी थोड़ी देर पहले, सारी पार्टियां अपने आप को जो है वो किसी भी रिलीजन का सबसे बड़ा पैरोकार सिद्ध करने में लगी हैं। अगर पंजाब सरकार है तो वो सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए कर रही है। बीजेपी यहाँ पे दिल्ली सरकार है तो वो दिल्ली में इस तरह हिंदुओं के लिए करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में हनुमान जी की मूर्ति बना रहा है कोई, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जा रही हैं ताकि वो उस वर्ग को धर्म के नाम पर जो है वो अपनी ओर खींचे, अपनी ओर जो है लाए। तो ये उसी तरह की कोशिश है। बाकी तो ये राजनीतिक दल इस तरह की कोशिशें करते ही रहते हैं, तो अब देखना होगा कि ये आगे चुनावों में किस तरह का असर डालता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी तीर्थ यात्रा स्कीम शुरू की है, जहां पर धार्मिक स्थानों पर लोगों को लाया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी, एकनाथ शिंदे ने, कि वह तीर्थ यात्रा योजना शुरू करेंगे। उस पर राज ठाकरे का वक्तव्य आया था कि सरकारें टूर एंड ट्रेवल की कंपनी ना खोले, सरकार का काम ये नहीं है कि तीर्थ यात्रा करवाए। भगवंत मान भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सभी राज्य सरकारें लगभग अब तीर्थ यात्रा का उनका एक बजट अलॉट कर देते हैं और बुजुर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाते रहते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए। सरकार का यह काम नहीं कि लोगों को तीर्थ यात्रा करवाए, सरकार तीर्थ यात्राओं के लिए बेहतर व्यवस्था करवाए, वहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाए, मंदिर बढ़िया बनवाए, वहाँ रहने की व्यवस्था ठीक से करवाए, लोग अपने खर्चे से जा सकते हैं। लेकिन अब राजनीति है तो सभी राजनीतिक दल इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो चुके। भगवंत मान उसी दृष्टिकोण से शामिल हुए कि जिससे 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब में अच्छा वोट मिल सके। ये जो नई दिशा हर्षवर्धन जी दिखाई दे रही है राजनीति की, कि आप किसी भी धर्म के एक में मजबूती लाना चाहते हैं या पकड़ उस धर्म में बनाना चाहते हैं, इसी दिशा में अरविंद केजरीवाल भी काम कर रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके तो टेंपल रन हमें देखने को ही मिल रहे हैं। ये शिफ्ट राजनीति में क्यों आया, या ये सियासी मजबूरी राजनीतिज्ञों की क्यों बनी हुई है? नहीं, एक तो पहली बात ये शिफ्ट नहीं है प्राची, ये तो मुझे लगता है कि बहुत पुरानी चीज़ है और इसको मैं फुल सर्किल ऑफ रिलीजियस अपीजमेंट कहता हूँ। इस देश में मुसलमानों को हज यात्रा करानी है, ये भारत सरकार कराती है। शर्मनाक है ये। अब इंदिरा जी ने आपातकाल में सेकुलर घुसा दिया, उसके बावजूद हम सेकुलर नहीं हो पाए। सेकुलर का मतलब ही मुस्लिम अपीजमेंट था। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने क्या किया, कहा कि आप बहुसंख्यकों की तरफ नहीं देख रहे हो, चलो हम उनके लिए करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी ये नहीं कहा था कि हम चलो तुमको तीर्थयात्रा करा देंगे। ये काम उस परिवार का होता है और इतने नालायक बच्चे जिस परिवार में हों कि अपने माँ बाप को तीर्थयात्रा नहीं करा पा रहे हैं, शर्म से डूब मरने वाली बात है। सरकारें इसके लिए नहीं होती और सरकारें मंदिर बनाने के लिए भी नहीं होती। मेरा मानना है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बनाना ये सरकार का काम नहीं। और बड़ी अच्छी बात है कि राम मंदिर हिंदुओं के पैसे से बन रहा है। मेरा यह मानना है कि हिंदू मंदिरों पर जो सरकार का कब्जा है उसको छोड़ देना चाहिए। और ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है कि तीर्थ यात्रा करा देंगे, कितने लोगों को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं? और मैं तो ये मानता हूं कि विद इन, जिसको कहते हैं ना कि अंदर से हम रिफॉर्म की बात करते हैं, कौन सिख होगा, धर्म का काम है, आस्था का काम, वो सरकार के पैसे से लेके जाएगा। शर्मनाक बात है। मेरा यह मानना है कि भले ही ये रस्मी तौर पर अच्छा लग रहा हो और ये काम करने में कोई पीछे नहीं है। अभी समीर जी ने बताया शिवराज जी कर रहे हैं, एक दिन खट्टर जी ने बताया, एक दिन
अरविंद केजरीवाल, ये लोग सब लड़ चुके हैं सार्वजनिक तौर पर कि हमने शुरू किया है। मेरा यह मानना है कोई भी आस्थावान व्यक्ति अगर किसी धर्म में आस्था रखना है, धार्मिक यात्रा पर निकलता है, तो उसको सरकारी मदद लेना ये तो उसके खिलाफ होगा, उस आस्था के विरुद्ध होगा, विपरीत होगा। इससे बचना चाहिए। लेकिन फुल सर्किल है, अब खत्म हो रहा है। पहले मुसलमानों को हो रहा था, अब हर धर्म वाले करा रहे हैं। तो एक तरह से कहते हैं कि धीरे धीरे माइनस माइनस प्लस होगा, राजनीति उस तरफ बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही। तिरुपति मंदिर में मोदी का पूजन, क्या बदल जाएगा तेलंगाना का इलेक्शन? मोदी, राहुल या केसीआर, तेलंगाना में कौन विनर? राजधर्म में स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 3 बजे।